नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। आपने पंजाब विधानसभा की कुल 117 में से 92 सीट जीतकर ये सरकार बनाई है। पहली बार पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की और ये बड़ी ही ऐतिहासिक जीत दर्ज की है यहां पर आम आदमी पार्टी ने। पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन रहा। सरदार भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें भगवंत मान ने कहा कि वो सबके मुख्यमंत्री हैं, अहंकार से काम नहीं करना है। जिन्होंने वोट दिया है उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी काम करना है और सरकार में कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं भगवंत मान ईश्वर दी सौं चुकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। सरदार भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपने संबोधन में उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने और पंजाब की व्यवस्था सुधारने की बात की। जिन्हां ने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईयां, आपां उन्हां दे भी मुख्यमंत्रियां, आपां उन्हां दी भी सरकार है। कोई गल नहीं, डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सो कदे कोई इस तरह की खबर ना आवे। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचा सी, उन्होंने ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होऊगा। उन्होंने फिक्र इस गल दा सीगा आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा, और उन्होंने डर जिहड़ा फिक्र जिहड़ा सही भी साबित होया। सो आपां इत्थे ही रहना है, आपां इत्थे रह के अपना मुल्क ही ठीक करांगे, आपां अपना मुल्क ठीक करांगे, नहीं बगाने दरां ते आपां ने धक्के खाने। इससे पहले खटकड़ कला के शपथ ग्रहण स्थल पर आज बसंती रंग छाया रहा। भगवंत मान के आह्वान पर पुरुष पीले रंग की पगड़ी और महिलाएं पीला सूट या पीला दुपट्टा ओढ़कर आई। कहते हैं बसंती रंग की पगड़ी ही भगत सिंह भी पहना करते थे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। अब तो एक बात क्लियर होगी, साडा सीएम बन गया, अब अगली बारी साडा पीएम बना दिया। आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम पंजाब में बना दिया। अब अगली बारी नेशनल पॉलिटिक्स की है। साडा पीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी 2024 पंजाब और बाकी सारे सूबे बना के दिखाएंगे। पार्टी के वॉलंटियर के अलावा जो लोग हैं, पंजाब की जनता है, उनके लिए एक संदेश है कि ये जो हम आज जो ओथ ले रहे हैं, स्वेरिंग ले रहे हैं, ये पंजाब के लोगों के लिए खुशी का माहौल है, एक नया पंजाब देखने के लिए माहौल है। ये शुरुआत पंजाब से हुई है। अभी उनको गुजरात, हिमाचल और यहाँ से पहले डर सताने लग गया है बीजेपी को कि ये कांग्रेस की जगह ले रही है। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी कैबिनेट और दिल्ली के विधायक पहुंचे। साथ ही पंजाब के भी पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे। समारोह में भगवंत मान की मां, उनकी बहन के अलावा अमेरिका से खास तौर से उनकी 21 साल की बेटी सीरत और 17 साल का बेटा दिलशान भी आए। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ आए। फिलहाल भगवंत मान ने अकेले शपथ ली है। जल्द ही कैबिनेट के मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। पिछले 25 सालों से पंजाब में लगातार कांग्रेस और अकाली दल, या यूं कहें कि कैप्टन बादल का राज चल रहा था। इन दोनों पार्टियों के पास जितने संसाधन थे, जितना मजबूत संगठन था या जितने मजबूत उम्मीदवार थे, उनके मुकाबले में आम आदमी पार्टी के पास संगठन भी उतना मजबूत नहीं था, संसाधन भी बहुत कम थे और उम्मीदवारों की तो मजबूत उम्मीदवारों की तो बहुत ही कमी थी। लेकिन ये लोकतंत्र ही है कि फिर भी आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार में आई और भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। खटकड़ कलां से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। इस दौरान जो उन्होंने भाषण दिया वो बहुत दिलचस्प था और इस भाषण में एक शेर भी पढ़ा है। हमारे साथ खास मेहमान राघव चड्ढा जुड़े हैं, लेकिन राघव चड्ढा के पास जाने से पहले आप सुनिए भगवंत मान का ये शेर। आखिर दे विच मैं एक शेर बोलूंगा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।
तो सुना आपने ये शेर, और हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त राघव चड्ढा, नेता आम आदमी पार्टी, और जिनके जिम्मे था पंजाब और पंजाब को शानदार जीत दिलवाई आपने। राघव, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, हम सब भी ये शेर सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो इस शेर को सुन के आपको भी कोई शेर याद आ रहा है या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। मेरे बड़े भाई मान साहब ने जो आज बात कही वो बेहद जरूरी थी कि हम इतनी बड़ी जीत, इतना प्यार, इतना मान सम्मान पंजाब के लोगों ने हम पे बख्शा है। हमें अहंकार नहीं करना, हमने हर उस शख्स के लिए काम करना है जिसने हमें वोट दिया, हर उस शख्स के लिए काम करना है जिसने हमें वोट नहीं भी दिया। ये सरकार सबकी है और पूरी मजबूती के साथ मुझे लगता है भगवंत मान साहब एक प्रो पीपल गवर्नमेंट पंजाब को देंगे। जी, वो कह रहे हैं कि हुकूमत वो ही करते हैं जो दिलों पे राज करते हैं, दिलों पे राज करना जानते हैं, वरना वैसे तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो किसको मुर्गा कहा और दिलों पे राज कैसे करेंगे? नहीं, वो उन्होंने एक बात समझाने का प्रयास किया कि अगर लोगों के दिलों पे आप लोग राज नहीं करेंगे, अगर लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाएंगे, तो लोग फिर आपको सिंहासन से उतार भी सकते हैं। और यही आज आपने देखा कि पंजाब के चुनाव में ऐसे लोग जो महारथी कहलाते थे पंजाब की सियासत के, बड़े बड़े हाथी कहलाते थे पंजाब की सियासत के, लोगों ने उन महारथियों को रथ से उतार कर जमीन पर ला खड़ा किया। ये लोगों की ताकत है, लोकतंत्र में शक्ति है, वोट में। तो अगर लोगों के लिए काम नहीं किए, अहंकार में आ गए, लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई, तो लोग फर्श पे लाने में भी समय नहीं लगाते हैं। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है और लोगों के लिए काम करना है। एक बड़ा मैसेज मुझे लगता है एक छोटी सी शेर सुनाकर मान साहब ने आज सभी सारे विधायकों को खास करके दिया है। बिल्कुल, इस शेर में काफी बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि किस तरह से हुकूमत करने के लिए दिलों पे राज करना जरूरी होता है। राघव, जो ये पंजाब राज्य है, अब आप लोग दिल्ली में भी हैं, अब आप पंजाब में भी हैं, दिल्ली और पंजाब का जो माहौल है या जिस तरह का इनका स्वरूप है वो अलग अलग है। तो सरहदी राज्य है पंजाब, और यहाँ पे किस तरह के बदलाव, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने हैं? ये बार बार कहा जाता रहा चुनाव के दौरान भी कि यहाँ पे ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और इन तमाम चीजों को निपटने के लिए आम आदमी पार्टी के सामने इतना बड़ा मैंडेट है, पर बहुत बड़ी चुनौती भी है। देखिए, सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज पंजाब एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। आज आर्थिक स्थिति अगर आप पंजाब की देखें तो 3 से 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब का। पंजाब की पर कैपिटा डेट 1 लाख रुपए की है, यानी कि हर पंजाबी के सर पे 1 लाख रुपए का कर्जा है कहीं ना कहीं। तो सरकार के पास वित्तीय संसाधन नहीं है। दूसरी ओर नशे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां पे एक बहुत बड़ा युवाओं का तबका आज नशे की लत का शिकार है। 3rd, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। 4th, बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। भारत में अगर आप उठाकर देखें तो पहले 2-3 राज्य जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है उसमें पंजाब आता है। फिर चौथा है बॉर्डर की समस्या की। बॉर्डर से आप देखते हैं बहुत बार आजकल ड्रोन्स आते हैं, नशा सप्लाई किया जाता है, आर्म्स एम्युनिशन आती हैं। तो चुनौतियां कई सारी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ईमानदारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति से इन सारी चीजों का हल निकाला जाता है। आज पंजाब में नशे की समस्या इसलिए थी कि बड़े बड़े जो नेता थे, मंत्री, मुख्यमंत्री थे, वो पेट्रनेज देते थे, रक्षा छतरी देते थे नशे के सौदागरों को। गैंगस्टर राज आज पंजाब में इसलिए पनप रहा है कि क्योंकि विधायक और मंत्रियों की पनाह, उनकी रक्षा छतरी इन लोगों को प्राप्त थी। अगर सही ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति से काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी चट्टान आपको लांघने में कोई समस्या नहीं होती। और मुझे लगता है जैसे दिल्ली में ईमानदार और राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति ने काम करके दिखाया, वैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। जी हाँ, पंजाब के साथ लेकिन चूंकि सरहदी राज्य है और वहां पे कई तरह की और भी चुनौतियां हैं, क्रॉस बॉर्डर चुनौतियां जो हैं, उनको देखते हुए राघव, केंद्र के साथ काफी तालमेल के साथ काम करना जरूरी है। और ये आपको लग रहा है आपका इतना बड़ा मैंडेट है, ये मिलजुल के काम करने की जरूरत होगी वहां पे? अब बिल्कुल जी, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है और स्टेट की डेवलपमेंट की बात है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल मिलकर काम करेंगे। सवाल ही नहीं उठता कि कोई मतभेद होंगे। राजनीति और राजनीतिक लड़ाई में, चुनाव की लड़ाई में एक मतभेद होना और शब्दी बाण चलाना वो एक अलग चीज होती है। लेकिन हमारा ये अपना मानना है, हमारी पार्टी का सदैव से मानना रहा है कि जब चुनाव खत्म तो सियासत भी खत्म हो जानी चाहिए और फिर लोगों के लिए काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पंजाब में केंद्र सरकार अपना योगदान दे, सपोर्ट दे
गाइडेंस भी दे, जरूर एक बहुत ही सक्सेसफुल सरकार चलेगी, इसमें कोई मुझे समस्या नहीं लगती। और खास तौर पे आज एक हमारे पास एक्सपीरियंस है दिल्ली को चलाने का। केजरीवाल साहब की जो सरकार दिल्ली में चली, उसका 5-7 साल का एक बहुत प्रो पीपल गवर्नेंस का हमारा जो अनुभव है, उससे पंजाब में भी लागू करने की जरूरत है। हम पंजाब में जहां जाते हैं, लोग कहते हैं कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के मोहल्ला क्लिनिक हमें पंजाब में भी चाहिए, दिल्ली जैसे स्कूल हमें पंजाब में भी चाहिए, दिल्ली जैसी बिजली और पानी की सप्लाई हमें चाहिए, दिल्ली में जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है वो पंजाब में चाहिए। तो वो दिल्ली मॉडल को भी हम पंजाब में लागू करेंगे। ठीक, दिल्ली मॉडल को आप पंजाब में लागू करेंगे। और दिल्ली में एक समस्या जो राघव, मैंने आपसे कई दफा बात की इस मुद्दे पर, हर साल हम प्रदूषण की बात करते हैं और मुझे याद है हम हर बार कहते थे कि पड़ोसी राज्य में हरियाणा और पंजाब से पराली जलती है और धुआं आता है और कोऑपरेशन नहीं था वहां। अब तो समस्या खत्म हो जानी चाहिए दिल्ली में प्रदूषण की। पंजाब आपका है। देखिए, मैं हमेशा आपके चैनल पे पहले भी कहता रहा था, आज भी कहूंगा, वायु प्रदूषण उत्तर भारत का विषय है, अकेला दिल्ली का विषय नहीं है। और पूरा उत्तर भारत आप देखते हैं कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक खासी प्रभावित रहता है वायु प्रदूषण से। हाँ, उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि पराली जलाई जाती है। आज तक की जो पंजाब की सरकारें रही, उन्होंने पंजाब के किसान को कोई एक विकल्प दिया ही नहीं। तो बेचारे किसान के पास तो पराली जलाने के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। और जब पराली किसान जलाता है तो अब आप लोग इसका हल निकालेंगे ताकि वहां पर किसान पराली ना जलाएं पंजाब में। जाहिर तौर पे हम अभी सरकार में आए हैं और हम आज से ही काम शुरू करेंगे और भगवंत मान साहब की सरकार पराली का हल भी निकालेगी। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं जी। पंजाब के अंदर आपको जान के अचंभा होगा, ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज हैं जो एक किसान से ये पराली खरीदती हैं। जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में किसान को मुआवजा देती हैं और कहती हैं कि हे किसान, आपने इस पराली से छुटकारा पाना है, आप ये पराली काट के हमें दे दीजिए, हम आपको रकम दे देंगे। और फिर वो फैक्ट्रियां इस पराली को कोयले में तब्दील करती हैं और कोयले को बेचा जाता है एनटीपीसी को। तो कहीं ना कहीं जो एक समस्या का हल की जो हम बात कर रहे हैं, वो एक छोटा सा मैं उसको उदाहरण आपको दे रहा हूं कि कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो पराली खरीदना भी चाहती हैं। तो ऐसी कई सारी नई इनोवेटिव आइडियाज को लागू करके इस पराली को समस्या को हल करेंगे। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस साल जो है दिल्ली में भी इसका असर नजर आएगा और समस्या कुछ कम होगी, खास करके वो समस्या जो पराली के प्रदूषण से हम जूझते थे। बहुत शुभकामनाएं आपको, नई सरकार बनी है पंजाब में, नई सरकार को कामयाबी से चलाना है। धन्यवाद आपका राघव, हमें समय देने के लिए। और इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में। आगे किसने और क्यों की है कल कर्नाटक में बंद की अपील। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी। इस फैसले के बाद अब मुस्लिम संगठनों ने गुरुवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है और इस बंद को दलित संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना और हिजाब समर्थक लड़कियों की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन इस फैसले से नाराज मुस्लिम संगठनों के महासंघ ने गुरुवार को शांतिपूर्ण बंद करने का आह्वान किया है। नौजवानों से खुसूसन गुजारिश है कि जबरदस्ती दुकानें बंद कराने या नारेबाजी और जुलूस वगैरह से मुकम्मल इज्तिनाब करें। ये बंद निहायत पुरअमन, खामोश और सिर्फ अपने नाराजगी के इजहार के लिए है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद दक्षिण कर्नाटक के भटकल में कई दुकानें दूसरे दिन भी बंद रहीं। वहीं शिवमोगा में कुछ छात्राएं स्कूल से वापस लौट आई क्योंकि उन्हें हिजाब के साथ क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। डिसिप्लिन स्टूडेंट जैसा स्कूल एंड कॉलेज आता था ऐसा ही आ जाओ। आपको पूर्ण राइट्स है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। आप
जा चुका है, मगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने तक आपका शिक्षण और पढ़ाई में लोप नहीं होने दो, आप स्कूल आ जाओ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना और इसी बुनियाद पर हिजाब समर्थक छात्राओं की याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यहां तनाव है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब होली के बाद सुनवाई होगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील की है। इस पर सुनवाई होली के बाद होगी। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक परंपरा का हिस्सा है और कोर्ट किसी धर्म की अनिवार्य धार्मिक पहचान तय नहीं कर सकता। इसमें उलमा इकराम ने हमको बताया, बल्कि सूरह नूर में, सूरह अहज़ाब में इसका जिक्र किया गया और लिबास का जिक्र कुरान में, हिजाब का जिक्र 7 मरतबा किया गया और लिबास 10 जगह पर लिबास का जिक्र कुरान करीम में किया गया। तो अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो फिर क्या है? और आप क्यों डिसाइड करेंगे किसी भी रिलीजन का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? आप क्यों डिसाइड करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये पूरी बातचीत देखिए मेरे साथ आज रात 9 बजे प्राइम टाइम में। देश की बात में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और आगे देखेंगे सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर क्या बोली सोनिया। Thank you for allowing me to take up an issue which is of paramount. उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना से एक दिन पहले मतगणना केंद्र में जाने वाली सरकारी गाड़ियों की चेकिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस केस का सामना कर रहे हैं। मतगणना से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में ईवीएम चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से 24 घंटे ईवीएम पर नजर रखने को कहा था। इसी क्रम में सपा कार्यकर्ता मतगणना केंद्र में आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। तो गाड़ियों की गिनती के बदले में अब वो कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। और एक ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को ही लूट रही है सरकार। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज परीक्षा भर्ती में घोटाले, संदिग्ध मौतों से सुर्खियों में आया व्यापम, फिर उसका नाम बदलकर पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया। अब वो कहलाएगा कर्मचारी चयन आयोग। लेकिन एक बात नहीं बदली, संस्थान के तौर तरीके। अब बोर्ड सुर्खियों में है परीक्षा फीस के नाम पर बेरोजगारी से करोड़ों रुपए की कमाई करने के लिए। बेरोजगार युवकों की भर्ती परीक्षा पर कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले 10 सालों में 1046 करोड़ रुपए की फीस वसूली है, जबकि खर्च किए हैं मात्र 502 करोड़ रुपए, यानी बेरोजगारों से 544 करोड़ रुपए की कमाई। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के सवाल पर सरकार ने ये जानकारी दी है, जिससे पता लगता है कि कैसे व्यापम करोड़ों की कमाई कर रहा है। ये भी पता लगा है कि व्यापम के 5 अलग अलग बैंक खातों में 404 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। 2017 में व्यापम ने 15 परीक्षाएं ली, जिसमें 36 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए।
व्यापम ने सबसे ज्यादा फीस पटवारी, पुलिस, जेल प्रहरी, शिक्षक भर्ती की परीक्षा के नाम पर वसूली। जीतू पटवारी का कहना है कि परीक्षा फीस में 50% कटौती करने पर भी व्यापम फायदे में रहेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा मेरे मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है। व्यापम की परीक्षाएं देता है, उससे फीस वसूल करते हैं। 1000 करोड़ से ऊपर फीस वसूल की पिछले कुछ सालों में। 450-55 करोड़ की एफडी बना ली। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि व्यापम की फीस समाप्त की जाए। 20 करोड़ से ऊपर रुपया साल का ब्याज का आता है जो एफडीआं हैं, उससे काम चलाया जाए और गरीबों पर, युवाओं पर रहम करे ये सरकार। राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2020 में 24,72,000 पंजीकृत बेरोजगार थे, जो अब 30,23,000 हो गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का ई श्रम पोर्टल बताता है कि मध्य प्रदेश में 1,30,00,000 बेरोजगार हैं, जिसमें 35% ग्रेजुएट हैं। ये हालात तब हैं जब राज्य में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र का नाम दिया था और कहा था वो हर साल 10 लाख नौकरियां देगी। ये और बात है कि सरकारी आंकड़े ही कहते हैं कि पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा पंजीकृत बेरोजगार बढ़ गए हैं। ये और बात है कि व्यापम कह लीजिए, पीईबी या फिर कर्मचारी चयन आयोग जो सरकारी परीक्षाएं आयोजित करता है, वो इन बेरोजगारों से विशुद्ध मुनाफा कमा रहा है। 2 गुने से ज़्यादा रकम परीक्षा फीस के नाम पर वसूल चुका है। मध्य प्रदेश में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।